हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटीग्रेशन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन पार्ट हमने जितना भी यहाँ पर पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था मैं वहीं से आगे स्टार्ट करूँगा। रीज़न बीइंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इंटर रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंशिएशन के साथ रिलेट करते हुए हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिफरेंशिएशन को हमने किस तरह से नोट किया था, इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास एक बहुत वास्ट अपने आप एक सब्जेक्ट आ जाता है, तो उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमारे लिए फिजिक्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑलमोस्ट हर डेरिवेशन में हम यूज़ करेंगे, सिर्फ उतना ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा और उसी के हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन को हम आज ही ख़त्म कर दें। तो डिफरेंशिएशन के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हुए डी वाई ओवर डी एक्स, हमने इसे कैसे पढ़ा था? हमने इसे पढ़ा था दैट इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहाँ से ये भी पता चला था कि जो y है वो कैसा हमारे पास वेरिएबल था, वो था डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कैसा वेरिएबल होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से हमने डिफरेंशिएशन को लिखना समझा था। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के नोट्स में ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, या आप कंटिन्यूसली जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर साथ में लिखें। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन बताई थी कि हम किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अगर इसे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? द डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड to find out slope of tangent। अगर आपसे कभी भी डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई पूछता है तो आप बोलेंगे दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज दैट इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस तरह से? मान लेते हैं दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, और मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास कोई कर्व दिया है दैट इज़ f ऑफ x, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। हमारे पास कोई कर्व है जिसे हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ टेंजेंट, आई होप विजिबल होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कैमरा। हमने एक कर्व ड्रॉ किया है एक्स वाई एक्सिस पर, उस पर हमने एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर हमसे पूछा जाए इस टेंजेंट की इस पॉइंट पर स्लोप बताइए तो हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स विल गिव अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे? आपने 9th 10th में पढ़ा होगा हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। What is the formula of slope? That is y2 minus y1 over x2 minus x1। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिखें या dy ओवर dx लिखें, एक ही बात है। तो हम बोल सकते हैं कि dy ओवर dx विल गिव अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, हमने डिफरेंशिएशन को नोट किया था dy ओवर dx के साथ। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखने को मिलेगा f डैश
एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी है डी वाई ओवर डी एक्स। तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स लिखूँ या एफ डैश एक्स लिखूँ, एक ही बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब भी क्या है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखिएगा, मैं डी वाई ओवर डी एक्स से डिफरेंशिएशन को डिनोट करूं या एफ डैश एक्स से डिनोट करूं, एक ही मतलब होगा। एफ के साथ ऊपर एक डैश लगा दीजिएगा एंड ब्रैकेट में एक्स, दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन। तो कहीं पर अगर आपको हमने क्या बोला, एक फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स, इसका हमने निकाला डी वाई ओवर डी एक्स, और मैंने आपको बोला मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, हमने एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाला, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मैं एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स निकाल दूं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर एफ डैश एक्स से हम क्या निकाल दें, दैट इज एफ ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इसको लिखने का तरीका, इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, पहले ये देखें, आपको इतना क्लियर है। हमने क्या बोला, ये जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया डिफरेंशिएशन का, उसके बाद एफ ऑफ एक्स से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, वही फार्मूलाज यूज़ करके जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर हम एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। नोट डाउन करें। तो आप लिख सकते हो दैट की पॉइंट में, दैट इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आती होगी तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट डाउन करें अपने पास। That's why integration is also called as एंटी-डेरिवेटिव। एंटी मतलब उल्टा, एंटी-डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को हम बोल देते हैं एंटी-डेरिवेटिव, और एक नाम इसका और है, और प्रिमिटिव। आपको एक एंटी डेरिवेटिव नाम ध्यान रखना है और एक नाम ध्यान रखना है इंटीग्रेशन। तो ये दोनों वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको इंटीग्रेशन ना बोल के वो एंटी डेरिवेटिव बोले, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। अब इसको डिनोट करने का तरीका, इसकी नोटेशन कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंटीग्रेशन करनी है या डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन में तो बिल्कुल सिंपल है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स इस तरह से वो निकालने को बोलेगा, या एफ डैश एक्स कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हमने बोला इंटीग्रेशन क्या है, एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स निकाल देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो कैसे पता चलेगा, एफ डैश एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ साइन लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हम कुछ इस तरह का एक कर्व लगा देते हैं साथ में। और जैसे डिफरेंशिएशन में हम लिखते थे डिवाइड में डी ऑफ एक्स, ऐसे ही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे डी एक्स। ये डी एक्स वही होगा जो फंक्शन में वेरिएबल होगा। अगर फंक्शन में वेरिएबल टी है तो हम लिखेंगे डी टी, अगर फंक्शन में वेरिएबल z है तो हम लिखेंगे dz, अगर फंक्शन में वेरिएबल कोई और है h है तो हम लिखेंगे dh। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डिफरेंशिएशन में लिखते थे। डिफरेंशिएशन में ये चीज़ नीचे आती थी, इंटीग्रेशन में ये चीज़ मल्टीप्लाई में आएगी, बिल्कुल उल्टा होता है। तो f डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
प्लस एक साथ में आता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो एफ डैश एक्स है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। ये जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। एंड अभी आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा होगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा बहुत आसान है, इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा आसान है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करना है। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि हम इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं। एंड दिस सी इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कहीं कहीं पर आपको ये सी देखने को नहीं मिलेगा, वो भी अभी समझा दूंगा हमें सी कहाँ पर लिखना है कहाँ पर नहीं लिखना है। अभी फ़िलहाल के लिए इस तरह से हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को, एफ डैश एक्स इंटू साथ में आएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह का कर्व हम लगाएंगे, इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ पर एफ डैश एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड एंड एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल एंड दिस सी इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। प्लीज़ नोट डाउन करें, फिर इसके आगे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझाता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक दो चीज़ें और, इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप की है। इंटीग्रेशन हम दो टाइप की पढ़ते हैं, वन इज इंडेफिनेट एंड सेकंड वन इज डेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब हमें पता नहीं है, डेफिनेट मतलब हमें पता है। किस चीज़ का पता नहीं है और किस चीज़ का पता है? पता इस चीज़ का नहीं है कि इंटीग्रेशन हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है। डेफिनेट का मतलब हमें पता है इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करनी है। इसका सिंपल सा मीनिंग जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो डीप में जाएंगे तो आपको बहुत हेक्टिक लगेगा, सिंपल मीनिंग आपको समझा देता हूँ। इनडेफिनेट का मतलब होगा, इनडेफिनेट का मतलब इंटीग्रेशन हम इस तरह से लिखेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा लिखने का, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज़ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रल जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ये है इंडेफिनेट के लिए। और डेफिनेट के लिए क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज़ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन यहाँ पर लिमिट होगी, मान लेते हैं कुछ भी अपने से a से b। यही डिफरेंस आता है इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमें इसे बोलते हैं हम लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। इंडेफिनेट में पता नहीं होगा, इसीलिए साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। और डेफिनेट में हमें पता होता है कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, साथ में हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। यही एक छोटा सा डिफरेंस जो हमें ध्यान रखना है फिजिक्स के लिए, फ़िलहाल इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैथ वाले बच्चे स्पेशली किसी को ये जानना होगा कि सी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में सी क्यों साथ में लिखते हैं, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दें। उनके लिए अलग से इसके लिए एक सेशन रख लूँगा कि हम सी अलग यहाँ पर क्यों लिखते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं लिखते, सी लिखने के पीछे रीज़न क्या है। तो
अगर अभी मैं बताने लगा तो लेक्चर भी बहुत लेंथी हो जाएगा, प्लस मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए फिजिक्स में इम्पोर्टेंट नहीं है। मैथ वाला कभी भी किसी को लगेगा ये जानना होगा कि ये सी लिखने के पीछे रीज़न क्या है, अगर सी ना लिखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर मैसेज करें, डिटेल में उनको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। फ़िलहाल के लिए इंडेफिनिट डेफिनेट में आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मोस्टली हम यूज़ करेंगे ये वाली इंटीग्रेशन अपनी फिजिक्स में, जहाँ पर हमें लिमिट भी पता होगी, हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो हमें अपनी फिजिक्स में ये वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है, इसका यूज़ हमारे फिजिक्स में कम होगा, कहीं कहीं पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये तो था ओवरऑल एक इंटीग्रेशन का एक ओवरऑल आपको मैंने व्यू दिया। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से जानें, या यूँ कहें कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ पर इंटीग्रेशन को यूज़ करें, वो अब आपको समझाता हूँ। प्लीज़ नोट डाउन करें। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं ये सारा पार्ट मिटा के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूलाज़ हैं, फार्मूलाज़ भी आपको 3 या 4 बताऊंगा, इससे ज़्यादा फार्मूलाज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में मोस्टली 4 या 5 फार्मूला हमारे यूज़ के हैं, उन्हीं को हम देख लेंगे, फालतू में हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ पे कहीं किसी डेरिवेशन में हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है तो आपको वहीं पर क्लियर कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए ये मिटाता हूँ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन पार्ट पर, हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। आप बोल सकते हो एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की यही है दैट इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। किसी भी कर्व के अंडर एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है, एरिया के हमें डायरेक्ट फार्मूलाज आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, स्क्वायर का एरिया हमें पता है, सर्कल का एरिया हमें पता है, सिलेंडर का एरिया हमें पता है, ट्रेपेजॉइड का एरिया हमें पता है। ऐसी बहुत सारी फिगर्स हैं जिनके एरिया हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या है? रीज़न ये है कि अगर इन शेप्स में से कोई भी शेप हमें ना दी हो, सिंपल एक कर्व दिया हो, तो उस कर्व का एरिया कैसे फाइंड करोगे, हमें फॉर्मूला ही पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको समझ आएगा इसकी एप्लीकेशन क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। लेट दिस इज़ एक्स एक्सिस, लेट दिस इज़ वाई एक्सिस। मान लेते हैं हमें कुछ इस तरह का एक कर्व दिया है और इसको कर्व को इक्वेशन है इसकी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व की इक्वेशन हमें दी है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है ये दिया है x इक्वल टू a, एंड दिस फाइनल पॉइंट इज़ ऑल्सो गिवन एज x इक्वल टू b। पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज़ a, this point is B, this point is C and let this point is D। हमें बोला गया find the area under curve ABCD। इसके अंडर कितना एरिया आता है ये एरिया फाइंड आउट करें। अब बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ना तो ये सर्कल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये सिलेंडर है, कोई भी शेप नहीं है, एक ऐसा कर्व है, इसके अंडर कितना एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए इंटीग्रेशन कैसे हम यूज़ करेंगे। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एरिया को n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में चेंज करने जा रहा हूँ। मान लेते हैं ये इस एरिया में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं जिनसे मिलके ये एरिया बना है। ऐसी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम कंसिडर कर लेते हैं।
हमने क्या किया, जितना ये एरिया हमें फाइंड आउट करना था इसे मैंने n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया। तो जो जो हमने किया वो पहले मैं लिख भी लेता हूँ। लेट वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर कर्व ABCD। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट वी डिवाइडेड दिस एरिया इनटू n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब ऐसी छोटी छोटी पट्टियाँ हमने बना दी और हमने माना कि ऐसी n नंबर ऑफ छोटी छोटी पट्टियाँ हैं जिनसे मिलके ये एरिया बना होगा। और मान लेते हैं इन सारी जितनी भी ये छोटी छोटी पट्टियाँ हैं इनकी विड्थ कितनी है, दैट इज dx। लेट विड्थ ऑफ these strips इज इक्वल टू dx। मान लेते हैं इन स्ट्रिप्स की विड्थ dx के इक्वल है। तो अब अगर मैं आपसे इस फर्स्ट वाली स्ट्रिप का एरिया पूछूं तो इसका एरिया कितना होगा। हमें पता है इसकी विड्थ है dx, ये कुछ इस तरह की बनेगी जो मैं पहले वाली स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। अब ये मेरे लिए एक रेक्टेंगल की तरह है क्योंकि ये स्ट्रिप्स बहुत छोटी छोटी हैं। आप बोलेंगे कि सर ये शेप तो कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, ये भी रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन बेटा हमने बोला हमने इन स्ट्रिप्स को n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड किया है। n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का मतलब ये है कि ये इतनी पतली स्ट्रिप होगी, इतनी पतली स्ट्रिप होगी कि हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कर्व है या ये इस तरह बिल्कुल सिंपल हमारे पास एक रेक्टेंगल की तरह है। तो हम मान के चलेंगे कि ये एक रेक्टेंगल की तरह है, छोटी सी स्ट्रिप कुछ इस तरह की। ये पहली स्ट्रिप है जहाँ पर ये विड्थ हमें पता है कितनी है, दैट इज़ dx। और ये वाली हाइट मैं मान लेता हूँ, लेट दिस हाइट इज़ y1, लेट दिस हाइट इज़ y1। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप कितना होगा, अगर ये एक रेक्टेंगल की तरह है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ, दिस y1 इंटू dx। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप के लिए dx विड्थ वही रहेगी, इस हाइट को मैं मान लेता हूँ y2, तो इट विल बिकम y2 इंटू dx। ऐसे ही अगर हम लिखते चलें तो अगर मैं nth स्ट्रिप का एरिया लिखूँ, एरिया ऑफ nth स्ट्रिप वो कितना होगा, nth स्ट्रिप मतलब लास्ट वाली स्ट्रिप। तो लास्ट वाली स्ट्रिप के लिए मान लेते हैं दिस हाइट इज़ yn एंड विड्थ इज सेम, दैट इज़ dx। तो हमने फाइंड आउट कर लिया इन सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का एरिया। तो कंप्लीट एरिया कितना होगा, अगर मैं सारे एरिया को प्लस कर दूं तो हमें मिलेगा कंप्लीट एरिया। सो कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू पहली स्ट्रिप का एरिया प्लस दूसरी स्ट्रिप का एरिया प्लस तीसरी स्ट्रिप का एरिया प्लस सो ऑन टू nth स्ट्रिप का एरिया। सब में क्या चीज़ कॉमन है, दैट इज़ dx, सब में कॉमन। तो मैं dx को बाद में लिखता हूँ। अंदर बचेगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन टू yn और dx हमने निकाला है कॉमन। ये y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है, ये किसका पार्ट है, y1 y2 y3 मिलके बनाएंगे ये कर्व, मिलके बनाएंगे ये कर्व। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ y, इट विल बी इक्वल टू y इंटू dx। साथ में हम साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, साथ में हम साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का। और हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना था, दैट इज़ a से लेके b तक। ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके b तक। तो लिमिट आ जाएगी a से लेके b तक। तो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं और एरिया को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो या तो आप एरिया ऐसे फाइंड करें सबका सम करके, अदरवाइज हम सिंपली बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ y इंटू dx। इसकी एप्लीकेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन की हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमें
एरिया फाइंड आउट करना होगा, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। लिखेंगे कैसे, y इंटू डी एक्स, साथ में लिमिट आ जाएगी a से b, और y की वैल्यू है कितनी, दैट इज़ f ऑफ x dx a से लेके b, a से लेके b, a से लेके b, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वही चीज़ है। प्लीज़ नोट डाउन करें। अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पर बताऊँगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इंटीग्रेशन के बेस पे कुछ फार्मूलाज, 4 या 5 फार्मूले हम लिखेंगे, उन्हीं को हम याद करेंगे, उन्हीं को बार बार यूज़ करेंगे। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है। डिफरेंशिएशन में फार्मूला इसी तरह का हमने पढ़ा था, वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सेकेंड, साइन x dx की इंटीग्रेशन होती है, साथ में c लिखते चलें। c हम कब लिखेंगे, जब यहाँ पर हमें लिमिट पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो c जरूर लिखना है साथ में। साइन x dx की होती है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। थर्ड, cos x dx की इंटीग्रेशन दैट इज sin x प्लस कांस्टेंट। फोर्थ, e की पावर x dx की इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर x प्लस c। फिफ्थ, 1 अपॉन x dx की इंटीग्रेशन दैट इज log x प्लस कांस्टेंट। देखिए बच्चों, बिल्कुल उल्टा है। log x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1/x, तो 1/x dx की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log x। e की पावर x की डिफरेंशिएशन भी वही होती थी, इंटीग्रेशन भी वही होती है। sin x की डिफरेंशिएशन होती थी cos x, तो cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin x। सिमिलरली sin x की cos x की डिफरेंशिएशन होती थी माइनस sin x, तो sin x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस cos x। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, सिर्फ 5 फार्मूलाज हमने आपको यहाँ पे बताए, जिनके बेस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे और इन्हीं को हमने याद भी रखना है। अब के बेस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ साथ में। अब रूल कहें या हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। रूल, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, रूल नंबर 1 तो यही है, कहीं पर आपको अगर ऐसा मिलता है c इंटू एक्स डी एक्स, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट उठ के डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, c बाहर आ जाएगा, बाकी x dx को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी हम फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 1 यही है। रूल नंबर 2, अगर बहुत सारी चीज़ें आपको प्लस माइनस में दिखें तो कैसे करनी है। मान लेते हैं u प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, v प्लस माइनस w, कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके पास प्लस माइनस में हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ सबके साथ dx को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, जैसे डिफरेंशिएशन में था। तो u इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन सबके साथ लगाएं, प्लस माइनस जो साइन है वही लगाएं। v इंटू डी एक्स, सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन, प्लस माइनस w इंटू डी एक्स, सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन। फिर हम देख लेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और उसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। यही 2 रूल आपको बस ध्यान रखने हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पहले फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज x रेज टू पावर 11/2। इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन। फाइंड इंटीग्रल, कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आपको, फाइंड इंटीग्रल। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, तो इसे लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, पहले इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें। तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट x रेज टू पावर 11/2 x रेज टू पावर n इंटू साथ में आएगा dx, इंटू साथ में आएगा dx, इंटीग्रेशन का साइन। फॉर्मूला क्या बोलता है, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, n कितना है 11/2, तो 11/2 प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, 11/2 प्लस 1। सॉल्व करें, कितना आएगा ये, दिस विल बिकम x रेज टू पावर 13/2 एंड इट विल बिकम 2/13। नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/13 x रेज टू पावर 13/2। अच्छा, साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, साथ में क्या आएगा, दैट इज़ कांस्टेंट। जब तक लिमिट नहीं दी है तब तक कांस्टेंट जरूर लिखना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, इसी फॉर्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दैट इज़ x रेज टू पावर -7, x रेज टू पावर -7। पहले लिखना कैसे है, इस फॉर्म में लिखें, x रेज टू पावर -7 इंटू dx, इंटीग्रेशन का साइन। फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें, n की जगह है -7, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 दैट इज़ -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 एंड एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम x रेज टू पावर -6 अपॉन -6 प्लस कांस्टेंट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन आपको बता दिए फॉर्मूला नंबर 1 के बेस पे। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो हम एक मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। एक मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 1/x, सॉरी x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1/x होल dx और साथ में इंटीग्रेशन का साइन। इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए, इसके साथ कंपेयर करें, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस में हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस में हैं। पहले तो कैसे लिखें इसे, पहले तो हम इन्हें हर एक के साथ dx को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम x स्क्वायर इंटू dx। मैंने आपको बोला था हर एक के साथ इंटीग्रेशन का साइन भी लगाएं, जो साइन यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा। cos x के साथ dx मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का साइन, प्लस का साइन था तो प्लस का, 1/x इंटू dx इंटीग्रेशन का साइन। x स्क्वायर इंटू dx की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारे सामने है, कंपेयर करें, x रेज टू पावर n dx, x स्क्वायर dx, n की जगह पर है 2, तो इट विल बिकम x रेज टू पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस cos x की कितनी होती है इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन इज sin x प्लस 1/x dx की इंटीग्रेशन दैट इज log x, और एक कांस्टेंट साथ में लिखना ही लिखना है। आप बोलेंगे कि सर इसके साथ भी c आना था, इसके साथ भी c, इसके साथ भी c, तो उनको मैं मान लेते हैं। चलिए आपका डाउट एक और क्लियर करते हैं। आप बोलेंगे कि सर इसके साथ भी आपने फॉर्मूला में c लिखा है, तो मैंने मान लिया c1, इसका आंसर हमने लिखा cos x की sin x प्लस एक कांस्टेंट आना था, उसको नाम दे दिया c2, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, c1 c2 c3 कुछ भी लिखें, प्लस 1/x की होती है log x, साथ में कांस्टेंट आना था, उसे मैंने नाम दे दिया c3। आंसर आ जाएगा x³
अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन कांस्टेंट को अगर मैं प्लस करूं तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 6 प्लस 7, तो तीनों को सम करके हमें कुछ एक चीज़ मिलेगी, उसको C1 प्लस C2 प्लस C3 को मैंने नाम दे दिया एक कैपिटल C आंसर। तो इसीलिए मैं आगे से सिर्फ लास्ट में एक कैपिटल C लिखा करूँगा, आप समझ जाना कि सबका सम हमने करके C लिखा होगा। तो इस तरह से मिक्स क्वेश्चन होगा, उसे सॉल्व करना है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, ना ही यहाँ पे कुछ टिपिकल बनता है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर हमें लिमिट दी हो तो किस तरह से सॉल्व करना है, वो एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे लेके बता देता हूँ। तो इससे पहले पॉज करके नोट डाउन करें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं ये इरेज करके एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जहाँ पर लिमिट दी हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। अच्छा, एक फार्मूला और यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, उसे भी साथ में ऐड ऑन करें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ कांस्टेंट को मैं नाम देता हूँ k, लिखना ज़्यादा सही रहेगा, k इंटू डी एक्स, वेयर k इज़, ध्यान रखिएगा k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू। दैट इज़ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, पाई, कुछ भी हो सकता है। तो k की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ k को ऐसे ही लिखना है, साथ में अगर x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x आएगा, अगर यहाँ dy होता तो यहाँ y आता, अगर यहाँ dz होता तो यहाँ z आता, अगर यहाँ dt होता तो यहाँ t आता। तो जो साथ में होगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है, प्लस एक कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ आपने x लगा देना है। क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन मान लो हमें बोला है 2 से लेकर 3 तक हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे इस ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको बोला dx को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 इंटू डी एक्स, आपको बोला था हर एक के साथ साइन भी लगाएं इंटीग्रेशन का। अगर लिमिट दी है तो लिमिट भी ज़रूर लिखें, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी इस फॉर्मूला से, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जब हमने इंटीग्रेशन कर दी तो साथ में लगाना है एक इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट। इस साइड लिखनी है इंटीग्रेशन की लिमिट, कहाँ से कहाँ तक थी, 2 से लेके 3 तक, प्लस मैंने आपको बोला था कांस्टेंट ऐसे ही लिखना है, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, लिमिट लिखें। अब जब लिमिट दी हो तो c नहीं लिखना है, ये भी आपको बोला था। सॉल्व करके आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 2 से लेके 3, प्लस 1 इंटू एक्स का मतलब x, स्क्वायर ब्रैकेट 2 से लेके 3। स्पेस कहाँ पे बनाया आगे सॉल्व करने के लिए, इसको इरेज करता हूँ। जो आगे कैसे सॉल्व करना है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ध्यान दें। इसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद अब हमें पुट करनी होती है लिमिट। लिमिट कैसे हम पुट करते हैं, वो पुट करने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिख लें, कैसे हम लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। विजिबल ही नहीं है, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा। यहाँ कॉर्नर में लिखा है, आप साथ में नोट डाउन करें, मैं बोल रहा हूँ। लिमिट कैसे पुट करनी है, हिंदी में लिख लें, लिमिट कैसे पुट करनी है, कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ देखें कैसे करेंगे। पहले है हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3,
अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट मतलब नीचे वाली लिमिट है, ओके विजिबल है, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। तो पहले मैंने बोला अपर लिमिट x की जगह पर 3 पुट करें, x की जगह पर 3 पुट करें, और x का था क्यूब तो क्यूब ऐसे ही लगाएं, डिवाइड में था 3 ऐसे ही लिखा। फिर लगाना है माइनस का साइन। अब x की जगह पर पुट करनी है लोअर लिमिट क्या है 2, x की जगह पर पुट करें 2/3, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लगा दें, बीच में था प्लस का साइन। यहाँ पर भी x की जगह पर पुट करें ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस का साइन लगा के x की जगह पर पुट करें लोअर लिमिट, इट विल बिकम 3 - 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब इज़ 27/3, दैट इज़ 9 - 8/3 प्लस 3 - 2 इज़ 1। पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से पुट करनी है लिमिट्स, जहाँ पर भी आपको लिमिट वाला क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ तक तो ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम करते आ रहे हैं, सिर्फ जब लिमिट पुट करनी है तो ध्यान रखना है जहाँ पर भी x है, x की जगह पर पहले पुट करें अपर लिमिट, फिर साइन लगाएं माइनस का, फिर पुट करें लोअर लिमिट। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है 3x की पावर -7 प्लस x रेज़ टू पावर -1 इंटू dx। नंबर 2 दैट इज √x प्लस 1/√x इंटू dx, इंटीग्रेशन का साइन। नंबर 3 a/x² प्लस b/x इंटू dx। नंबर 4 इज x रेज़ टू पावर -3/2 इंटू dx, इंटीग्रेशन का साइन। नंबर 5 इज x रेज़ टू पावर -1/2 इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। दैट इज x रेज़ टू पावर -2 प्लस x² प्लस 3x इंटू dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 2। तो ये 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले यानी आज शाम तक मुझे सॉल्व करके भेजने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी तो शाम तक बता दें। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम यही क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम जो भी हमें आगे पढ़ना है वो यहाँ पे देख लेंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें ये सारे क्वेश्चंस। और बहुत आसान है इंटीग्रेशन, सिर्फ हमने 5-6 फार्मूलाज पढ़े, उन्हीं को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।